प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल किताब से आप लोगों को बता रहा था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन भूगोल में भी आए हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने भाग एक मतलब पॉलिटिकल साइंस दो भागों में है। भाग एक का ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग पांचवा चैप्टर से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को यह वीडियो शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पांचवा चैप्टर आपका है समकालीन दक्षिण एशिया। तो कौन से द्वीप में शासन की बागडोर जो सुल्तान के हाथ में थी? वर्तमान में यह एक गणतांत्रिक देश है। तो वर्तमान में मालदीव लोकतांत्रिक देश है, जहां पहले सत्ता सुल्तान के हाथों में थी। दूसरा क्वेश्चन है, कौन से देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो वो है बांग्लादेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है। तीसरा है, कौन एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ भूमि से घिरा हुआ है? तो भूटान एक हिमालयी देश है जहां संवैधानिक राजतंत्र है तथा चारों तरफ यह भूमि से घिरा हुआ है। गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले पर भारत और बांग्लादेश के बीच कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो ये हुआ था फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, फरक्का संधि। अफगानिस्तान दक्षेश मतलब सार्क का सदस्य कब बना? तो 2007 में। अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था? तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है? तो विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रित करने वाले प्रथम देश जो है वो श्रीलंका है। 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? तो 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे में आया कश्मीर का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर पोक के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच का है? तो सियाचिन ग्लेशियर का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का है। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1960 में। छठा चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सुरक्षा अर्थ है परिषद में निषेधात्मक अर्थात वीटो का क्या? मतलब सुरक्षा परिषद का क्या अर्थ है और वीटो जो है उसका निषेधात्मक अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो पावर प्राप्त है। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव से असहमत हो तो वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को खारिज या नकार सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 193। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे और किस देश के निवासी थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिग्वी ली थे, वे नॉर्वे के निवासी थे। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? तो ह्यूमन राइट्स वॉच अमेरिका का सबसे बड़ा गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानव अधिकारों की वकालत करता है और उससे संबंधित अनुसंधान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य बताए। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना और दूसरा सभी राष्ट्रों के बीच समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग का विकास करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे विश्व में अभियान चलाकर मानव अधिकारों से जुड़े प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग के नाम बताएं। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद,
फिर है न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि जो है वो महासचिव कहलाता है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ और उसमें कितने राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को हुआ था और इसमें 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। WTO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रिगवी ली थे पहले अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे। तो पहला है यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। दूसरा है संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधा की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए ना हो। 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? तो निःशस्त्रीकरण का मतलब होता है बनाए गए शस्त्रों को कम करना। इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच बातचीत के द्वारा ऐसे हथियारों को ख़त्म करने का फैसला लिया जाता है जो कि भविष्य में जाकर उन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा के अंदर उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो एक देश की सीमा के अंदर होते हैं, यानी कि उसी के यहाँ रहने वाले लोगों से। इसके अंदर जातिवाद की वजह से होने वाले दंगे, गृह युद्ध या इसी तरह के अन्य खतरों को शामिल किया जाता है। 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की क्या चुनौती थी? तो पहला, इन देशों के आंतरिक भागों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे, ऐसे में देश का बंटवारे का भय था। दूसरा, इन देशों को यह भी डर था कि कोई अन्य देश इन अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन ना दे, क्योंकि फिर पड़ोसी देश के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इस प्रकार पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। चौथा है भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने की क्या उद्देश्य है? भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य अपने दुश्मनों से अपने क्षेत्र की रक्षा करना था, जो परमाणु तकनीकी रूप से समृद्ध देश भी हैं। क्षेत्रीय आतंकवाद क्या है? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में फैला नक्सलवाद क्षेत्रीय आतंकवाद कहलाता है। यह मुख्य रूप से गरीब और आदिवासियों से संबंधित है और यह जमींदारों का विरोध करता है। शक्ति संतुलन का क्या महत्व है? तो प्रत्येक देश के आसपास कोई न कोई शक्तिशाली देश होता है और उससे हमले की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक देश की सरकार दूसरे देश से अपनी शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील होती है। दूसरा है प्रत्येक देश शक्ति संतुलन का पल्ला जो है अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है ताकि उसकी स्थिति मजबूत बनी रहे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि क्या है? तो यह संधि 1972 में हुई थी। इसके अंतर्गत अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा है प्रसंधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसे रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन पर रोक लगा दी। आतंकवाद क्या है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो पहला, आतंकवाद का आशय उस राजनीतिक हिंसा से है जो जानबूझकर और बिना किसी सहानुभूति के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। दूसरा उदाहरण, विमान अपहरण अथवा भीड़ भाड़ भरी जगहों में जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसे स्थानों पर बम लगाना। अमेरिका में 9/11 की घटना भी इसी का उदाहरण है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत सहित कई राष्ट्रों के हस्ताक्षर हुए। इसमें वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए हैं। दूसरा है सहयोग मुल्क सुरक्षा की पहल करने के कदम के समर्थन में भारत ने अपनी सेना
संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशन में भेजी है। अपरोध का क्या अर्थ है? तो युद्ध में कोई देश भले ही आत्मसमर्पण कर दे, परंतु वह इससे अपने देश की नीति के रूप में फैलाना नहीं चाहते। इसलिए सुरक्षा की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिससे अपरोध कहते हैं। 8वां चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए विकसित प्रथाओं की पारिस्थितिक जिम्मेदारी की एक सूची है। ग्लोबल कॉमन्स से आप क्या समझते हैं? तो ग्लोबल कॉमन्स उन क्षेत्रों या क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समान शासन है जो किसी एक राज्य या प्राधिकरण के संप्रभु अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित है। साझी संपदा का क्या अर्थ है? साझी संपदा ऐसी संपदा को कहते हैं जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग और रखरखाव के संदर्भ में समूह के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक ताप वृद्धि का अर्थ विश्व में तापमान में वृद्धि से है, या कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि जैसे इसके उदाहरण हैं। विश्व का तापमान बढ़ने से धरती के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न देश इस संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल नामक समझौते में विभिन्न देशों की सहमति बन गई है। मूलवासी कौन लोग हैं? तो किसी देश के मूलवासी वह लोग हैं जो उस देश में एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं। मूलवासी आज भी उस देश के संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रीति रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। वैश्विक सुरक्षा के लिए कौन कौन से समझौते हुए हैं? तो अटलांटिक संधि है 1959 में, फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, अटलांटिक पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991। विश्व में खाद्य उत्पादन की कमी के क्या कारण है? तो पहला है विश्व के कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि मौजूदा उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरा शक्ति कम हो रही। दूसरा है चारागाह समाप्त होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है और जलाशयों में प्रदूषण बढ़ रहा है। ओजोन परत में छेद से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन क्या है? तो 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, पहला भाग का वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से या उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न होता है। सामाजिक सुरक्षा कवच से आपका क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के बुरे प्रभाव से बचाने के सांस्थानिक उपाय। सांस्कृतिक समरूपता तथा सांस्कृतिक विभिन्नता से आपका क्या आशय है? तो सांस्कृतिक समरूपता विश्व संस्कृति के नाम पर दूसरे देशों पर अमेरिका की संस्कृति लादना, और सांस्कृतिक विभिन्नता में विभिन्न संस्कृतियां दूसरे संस्कृतियों की अच्छी बातों को अपनी संस्कृति में शामिल करती है, जिस कारण प्रत्येक संस्कृति अनूठी बन जाती है। सोशल फोरम के तहत कौन कौन से समूह वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं? तो मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर तथा युवा कार्यकर्ता आदि एकजुट होकर वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं? तो यह कंपनी जो एक से अधिक देशों में आर्थिक गतिविधियां चलाती है, जैसे कोका कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि। क्या साम्राज्यवाद ही वैश्वीकरण है? नहीं, साम्राज्यवाद में एक देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों पर आर्थिक तथा राजनीतिक कब्जा करता है, जबकि वैश्वीकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है। कल और आज के वैश्वीकरण में क्या अंतर है? तो पहले के समय में वस्तु तथा तैयार माल का आवागमन होता था, परंतु अब व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी, तकनीक तथा कच्चे अंतर्राष्ट्रीय माल का भी आवागमन होता है।
दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताएं। तो मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, शॉर्टकट में IMF और WTO। भारत वैश्वीकरण को किन तरीकों से प्रभावित कर रहा है, कोई दो कारण बताइए। तो पहला कारण है भारतीय लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति और रीति रिवाज को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व को आकर्षित किया है। वैश्वीकरण से विश्व में वस्तुओं के व्यापार पर क्या प्रभाव हुआ है। तो पहला है विभिन्न देशों में अपने आयात प्रतिबंधों में कमी और पूंजी के आवागमन पर रोक कम हुई है। YouTube वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है तथा होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। तो YouTube वैश्वीकरण का प्रतीक है जबकि होंडा मोटर बाइक वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है। आर्थिक वैश्वीकरण के 3 तत्व लिखे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पूंजी बाजार प्रवाह। ग्लोबल पदबंध का अर्थ क्या होता है। तो ग्लोबल पदबंध का आशय है विदेशी वस्तुओं को अपनाने के साथ साथ स्वदेशी भी बने रहना। भारत और चीन के क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई है। तो भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से विकासशील देश होने के कारण छूट प्राप्त है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो खुली अर्थव्यवस्था का आशय होता है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कम से कम हस्तक्षेप तथा विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ स्वतंत्र लेन देन व्यवस्था। उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और विचार को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने अथवा आने जाने की छूट हो। उदारीकरण को वैश्वीकरण का सैद्धांतिक पक्ष कहा जा सकता है। तो ये भाग 1 समाप्त हो चुका है। जल्द हम लोग मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस भाग 2 के प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।